तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मैथ में सेक्शन बी इसका चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशियो है उसकी 13वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका 13वां दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नए बच्चे कोई जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं बताता हूं इन चीज़ों को कि आपको इसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना है। सेक्शन वाइज आगे बढ़िए। सेक्शन ए से स्टार्टिंग होती है। सेक्शन ए में जितने भी चैप्टर हैं वो सब आगे बढ़िए, फिर सेक्शन बी में, फिर ऐसे। आपको जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरी योजना को समझ लें, वहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है और एक वीडियो का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें कैसे आपको आगे इसमें चलना है। तो आपको इसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना है। और आप ये भी समझ लें कि सीखने का, मैथ सीखने का एक प्रोसेस है, उस पर चूंकि जिक्र नहीं किया गया कभी किसी भी कोचिंग क्लास में या यूट्यूब पर कहीं ऐसा जिक्र नहीं होता है। और यही कारण है कि बहुत से बच्चे मैथ सीखने से असफल रह जाते हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ नहीं आई है, अगर उसको कठिन लगी है, तो उसकी कमी नहीं है, वो आज बन चुके माहौल की कमी है कि मैथ को कैसे सीखना है यही पता नहीं होता है। इसी कारण से उसे मैथ कठिन लगती है। आप मेरे साथ मेरी बातों का अगर अनुसरण करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप अनुभव करेंगे कि ये तो मैथ वैसे ही है जैसे हम एक दूसरे की सामान्य रूप से बातें समझ लेते हैं। जब हम सामान्य जीवन में एक दूसरे से बातें करते हैं तो कितना प्रयास करते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। वैसे ही मैथ है और 100% आप अनुभव करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, उसी के अनुसार चलना है और मेरी बातों पर बहुत ध्यान देना है। जब भी मेरे साथ मैथ सीखें, 2 चीजें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए, सार्ट्रिक और सूत्र। वो मैंने कहा ना, आपकी गलती नहीं है। हमारा दिमाग बन चुका होता है मैथ का मतलब कहीं सार्ट्रिक कहीं सूत्र, वो नहीं। आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए और जब पूरी मैथ आप समझ डालोगे तो निकलेगा कि 2-3 मिनट में पूरी बातें हो सकती। पूरी मैथ की 2-3 मिनट में, ये भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी समझ बन गई तो 1 मिनट में पूरी मैथ की बातें हो सकती। उतना ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए एक प्रोसेस है और सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है उसकी भाषा। और आप जानते हैं कि रेशियो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये 3 चैप्टर अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, इसके एक एक चीज को आप समझ जाओ, तो फिर मैथ में कुछ है नहीं, आप आराम से कर लोगे। तो आप सभी बड़े अच्छे से आगे बढ़ें, इस जल्दी में ना रहें कि हाँ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। आपको मैं एक एक जो भी संभावनाएं बनती हर प्रकार के क्वेश्चन लगवा रहा हूं। आपके मन में जो क्वेश्चन उठ सकते हैं उनको मैं आपके सामने बोलता हूं, वो बातें वो आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। लाइव क्लास का जो आज फैशन चला है उससे आप बिल्कुल उसकी वास्तविकता को समझिए कि लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं 1000 बच्चे या 500 बच्चे भी पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, तो आप सोचिए कि 50 बच्चों को भी, 50 बच्चों को भी क्या कोई मैनेज कर सकता है 1 घंटे में? उनसे क्या संवाद स्थापित कर सकता है? नहीं। तो उसमें वो सिर्फ एक भ्रम है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको अगर किसी ने नाम बोल दिया एक बार तो खुश हो गए, वो सब नहीं। मेन होती टीचर की गुणवत्ता, टीचिंग स्किल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में वो समझने की क्षमता आ जाए, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप सब समझने लगेंगे अगर अच्छी दिशा रही आपकी। तो अगर किसी टीचर को आप अपने साथ 8-10 मिनट बात करते देख लो, आप समझ जाओगे कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी विशेषज्ञता क्या है, उसके देखने का और उसके समझाने का दृष्टिकोण क्या है, ये आप समझ जाओगे। तो और अगर जिस दिन आपको लग जाए हाँ इस टीचर में योग्यता है, उस दिन आप अपने को बिल्कुल टीचर के हवाले कर दो। आपको लगता है कि आप मेरे साथ मैथ सीख सकते, तो बिल्कुल हमारी बातों का अनुसरण कीजिए, फिर उसमें मत कीजिए कुछ। अगर मैं कहता हूं कि आप रेगुलर रहें तो आप रेगुलर रहें। अगर मैं कहता हूं इसी प्लान को फॉलो कीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। और अगर मैं कहता हूं कि 2-3 कॉन्सेप्ट से ही पूरी मैथ लगती है, तो आप मान के चलिए लगती तो है, भले आप अभी उसको समझ ना पा रहे हो। और अगर मैं कहता हूं हर बच्चा समझ सकता है, तो आप ये भी मानिए कि आप समझ सकते हैं। और जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनके लिए तो ये क्लास और बेस्ट है, क्योंकि आप में जो प्रतिभा है, आप में जो योग्यता है, आप थोड़ा भी इन बातों को समझ लेंगे। क्योंकि सबसे मेन बात है, मैथ को इस दृष्टिकोण से कभी देखने का प्रयास नहीं किया गया। हम मानते हैं कुछ टीचर हैं अच्छा कर रहे थे,
अपनी फील्ड में उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन वास्तव में और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत थी, वो चीज वो नहीं कर पाए। आज एक सौभाग्य है आपका भी मेरा भी कि हम इस चीज को समझ सके हैं। वो एक माध्यम ही होता है, तो आपको मैं इन चीजों को समझा पा रहा हूं। ये मेरे दिमाग में आई कैसे न कैसे कि पूरी मैथ को कैसे एक तरीके से समझा जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चे मेरी बातों का अनुसरण कीजिए, अपने अंदर मेरी बातों को जाने दीजिए। आप सिर्फ मैथ में ही आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपको चीज़ों का देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो भी बच्चे शुरुआत से नहीं देखे हो बिल्कुल शुरुआत से देखें। मेरी 1, 2, 3, 4 क्लास का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सिस्टम को नहीं समझ लेंगे। तो आज का क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 व्यक्तियों की टोटल मासिक आय 7500 रुपए है। अब देखिए इस सवाल की वास्तविकता जरा समझिए। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 7500 रुपए है। वे क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी मासिक आय बताइए। भाई दोनों की जोड़ के तो मासिक आय दे दी, अब उनकी मासिक आय वो अलग अलग पूछता है। आप अगर हमसे मानक का कॉन्सेप्ट समझे हैं, रेशियो में भी मैंने बताया, उसके पहले भी मानक का कॉन्सेप्ट बताया है, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो रेशियो एक मानक होता है। तो आपको पता है कि अगर इनकी आय में जो ए बी अगर 2 व्यक्ति उनकी आय में हमें अगर रेशियो पता हो, मान लीजिए इसमें दिया होता कि टोटल दोनों की सैलरी मासिक आय 7500 रुपए है, और उनकी मासिक आय में जो अनुपात है इतना है 3:2, तो कोई भी बच्चा जिसने मानक का कॉन्सेप्ट समझा वो 1 सेकंड में लगा देता भाई 7500 को इस अनुपात में बांटना है, यही तो करता। और जिसको भी समझ थोड़ी भी मैथ की वो लगा देगा कि 7500 रुपए इस अनुपात में इनकी मासिक आय है, तो 1 के 3 हिस्से 1 के 2 हिस्से लगा देगा। अब ये जो सवाल आपका सामने है ये भी तो यही है, बस उसमें थोड़ी सी प्रतिशत की समझ को डाला गया है और थोड़ा सा आपको बातों को देखना आता हो, ये आपको इसमें अपेक्षा की गई है। सवाल तो यही है। तो देखिए क्या कहता है, टोटल आय तो 7500 है, लेकिन अगर इनकी आय अलग अलग बतानी है तो आपको पता है एक हिसाब तो उनको बताना पड़ेगा, और अनुपात भी एक हिसाब है, अनुपात भी एक मानक है। तो अनुपात अगर पता चल जाए, आपके दिमाग में आया कि 7500 रुपए तो दोनों की दी है, लेकिन अगर इनका दोनों का अनुपात पता चल जाए किस अनुपात में इनकी आय है, तब तो आप निकाल दें। तो आपका उद्देश्य होगा इनकी आय का अनुपात निकालना। अब देखिए जो इसमें जानकारी दी है वो कैसे दी है। वे क्रमशः अपनी आय का 90% और 80% खर्च करते हैं। उनकी मासिक आय 3:4 है। उनकी मासिक आय क्या होगी? उनकी मासिक बचत 3:4 है। उनकी मासिक आय क्या होगी? अब एक तो आप वो मानक का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर इसमें अनुपात दिया होता तो हम बांट देते। आप कहोगे मानक से आप कहते लग जाएगा, तो नहीं लगा मेरा, बहुत बच्चे नए बच्चे को नहीं लग पाएगा ये। अब देखिए इसमें है क्या, प्रतिशत की थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो वे क्रमशः अपनी आय का 90% और 80% खर्च करते हैं। अब इससे कैसे निकले, तो खर्च दिया है, इसकी आय कैसे निकले? हमें तो आय में अनुपात निकालना है, तो खर्च दिया है, इससे नहीं निकल सकता। खर्च दिया है और उसकी मासिक बचत दी है, आय कहां दी है? आय नहीं दी है। तो आपको थोड़ा समझना होगा, जानकारी होनी चाहिए। जो आय होती है, आप इस बात को समझो, अगर कोई आय होती है उसी में तो बेटा होता है, क्या होता है? उसी में आपका कुछ खर्च होता है और कुछ बचत होती है। बात समझ रहे ना? आय जो होती है उसी से खर्च होता है, उसी से बचत होता। तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया है कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, इनको दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर आएगा, यानी कि टोटल तो आय है। अब अगर प्रतिशत के संदर्भ में बात करें तो हम इसको क्या मान सकते हैं? 100%। आय को 100% में, जैसे आप जितना आज कमा रहे हैं या आपके फादर आज जितना कमा रहे हैं वो 100% उनकी आय है। मासिक आय, मासिक की बात करें तो मासिक 100% उनकी आय है। अब अगर 80% खर्च हो जाता है उस महीने में तो बचत कितनी होगी? 20% की। अगर 70% खर्च होता तो 30% की बचत होती। अगर 90% खर्च होता तो 10% की होता। मतलब यह है कि प्रतिशत में देखा जाए तो आय टोटल 100% होगी। अब उसी में 2 में बटेगा, दोनों मिला के 100 होना चाहिए, क्योंकि टोटल आय ही तो दोनों में हो गई है।
बात समझ रहे हैं? तो ये समझ आपकी होनी चाहिए, ये कोई बड़ी समझ नहीं है, तो सामान्य जीवन की समझ है। हाँ, प्रतिशत की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि प्रत्येक चैप्टर को दो ढंग से आपको आगे बढ़ना है। एक तो आपको वर्टिकल ऐसे बढ़ना, लंबवत ऐसे बढ़ना है, तो आप रेशियो के बारे में पूरी जानकारी तो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल, जब आपको कहता हूं, एक अप्रोच होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जब आपको बढ़ना, क्षैतिज जब आपको बढ़ना, उसका मतलब होता है कि आपने अनुपात में तो सब सीख लिया, अब जो दूसरे चैप्टर एक दूसरे से पूरी मैथ लगी हुई है, तो वो उस पर भी सवाल हो सकता है। सवाल तो अनुपात का, उसमें प्रतिशत भी हो सकता है, औसत भी हो सकता है। तो पूरी जानकारी आपको होगी, उसी स्थिति में 100% आप कॉन्फिडेंस के साथ सभी सवाल लगा पाएंगे। तो अगर किसी बच्चे को प्रतिशत नहीं आता तो थोड़ा है तो सीखे। तो इसमें क्या कहा, यदि उसकी आय 90% है, 90 आय का 90% खर्च करता है और 80% खर्च करता है, तो दो व्यक्ति हैं, एक 90% खर्च करता है और एक 80% खर्च करता है। बात को जरा समझो, यह है खर्च। अब जरा समझो, ये लिखना है आपको, समझाने के लिए ज्यादा लिख रहे हैं। अब अगर बचत प्रतिशत में सोचो तो कितनी हुई? बचत हुई 10%, भाई 90 खर्च हो गया तो 10%, और इसमें बचत हुई 20%, यही तो हुई। अच्छा, अब एक बात बताओ, बचत का तो अनुपात दिया है, बचत क्या क्या अनुपात दिया? बचत का अनुपात दिया 3:4। मतलब ये प्रतिशत में तो ये 10% बचत है, वो 20% है, लेकिन अगर अनुपात में देखा जाए तो 3 और 4 है। अब मैंने जो अनुपात आपको समझाया कि अनुपात तो एक संभावना है, एक हिसाब है, 3 है तो 4 है, यहां 6 होता तो ये 8 होता, यहां 3 तिया 9 होता तो 4 तिया 12 होता, जितना गुना इधर जाएगा उतना गुना, ये सबसे न्यूनतम संभावना है एक गुने वाली। ये तो मैंने बताया आपको पिछली सब क्लासों में, और यही आपको पूरे चैप्टर में यही है कि आपको समझ होनी चाहिए अनुपात की। अनुपात का तो इतना ही है। तो बचत का अनुपात दिया है 3 और 4। अब हम इसी पर अगर लेके चले तो सवाल लग जाएगा। इसकी जब अनुपात में 3 बचत है और इसकी 4 बचत, तो आप सोचो जो प्रतिशत में 10% है, 10% की वैल्यू 3 है। अब सोचो आय क्या होती है? आय तो 100% होती है। आय क्या होती है? आय तो 100% होती है। 90% आपका खर्च हुआ, 10% बचा। इसकी भी जितनी भी आय होगी उसकी अलग आय होगी, वो भी अपने में पूरी होगी, वो भी अपने में 100% है, वो भी 80 और 20 है। तो आप सोचो कि 10% की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि बचत प्रतिशत में आपने 10 निकाली और वहां बचत का अनुपात दिया है 3:4, तो 10% की वैल्यू है 3। तो आप सोचो अगर 10% की वैल्यू है 3 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल आपको प्रतिशत की जानकारी नहीं है तब भी इतना समझ सकते हैं, 100% में 10% कितनी बार होगा? 10 बार होगा। 10%, 10%, 100% करना है तो 10 बार, यानी कि 10% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी 30। इसका 10% होगा 3, तो 100% मतलब 10 कितने बार परसेंट? 10 बार, तो 30 होगा। इसी प्रकार से 20% की वैल्यू 4 है, तो 20% 5 में कितनी, इसमें 100 में कितनी बार होगा? 5 बार। तो ये 5 बार, 4 पंचे 20, तो इसका 100% हुआ 20। बात समझ गए? उसकी जो बचत है वो 10% है, 10% का मतलब है 3 और 20% का मतलब है 4। यहां जो 10% है, अगर इसके सापेक्ष देखा जाए तो उसकी आय होगी 100%, तो 100% का मतलब 30 हुआ और 20% का मतलब 4 है, तो इसके सापेक्ष देखा जाए तो 100% कितना हुआ? 20 हुआ। बात समझ गए? तो अब आप क्या देख रहे हो? ये अनुपात निकल आया किसका? आय का। किसकी? दो व्यक्ति जो हैं ए और बी। बात समझ गए? तो इस प्रकार से आपने ए और बी की आय में अनुपात निकाल लिया। इतना इतना कितना है? 30-20। अब इसको अगर सरल किया जाए तो 10 से काट दिया जाए 3 और 2, तो अनुपात आय में 3:2। अब टोटल मासिक आय है 7500 रुपए। अब आप मानक का कंसेप्ट जानते हो, अब तो सवाल आपके लिए सरल है कि इस स्तर पर टोटल कितनी है? भाई 5। आप टोटल क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वहां टोटल ही दिया है। हमने क्या बताया कि हिसाब दिया, इसकी 3 है तो इसकी 2 है। ये तो एक गुने वाली संभावना, संभावना है तो अनंत है। इसकी 2 गुना होगी, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। अगर इसका 10 गुना वाला तो 30 और 20, तो ये 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ टोटल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टोटल ही वास्तव में दिया है, एक लिंक दिया है, उन्होंने कहा 7500 रुपए टोटल, यहाँ तो 5 ही टोटल है। तो आप सोचो यहाँ जो 5 है वो वास्तव में इन्होंने कहा 7500 है, तो मामला 5 या कम 5, 5
15 मतलब 1500, आपका 1500 मतलब 1 यूनिट का मतलब 1500, या आप कह सकते हैं 1500 गुने का। तो आप सोचे इसकी आय कितनी होगी, तो 1 यूनिट का मतलब 1500, तो 3 का मतलब 4500 और 2 का मतलब 3000। बात समझ में? तो ये हुआ 4500 और 3000। डी वाला ऑप्शन आपका सही। बात आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है। आप अगले क्वेश्चन में लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप विधिवत समझ जाएंगे, जो बच्चे नहीं अभी समझ पाए होंगे। कुछ नहीं बेटा, ये सवाल मौखिक लगता है। मौखिक क्या मतलब, एक लाइन में आप लिख देंगे। लिखा है 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। देखिए सबके वेतन का योग दिया है और वो अब पूछ रहा ए का वेतन। आप जानते हो मानक के कॉन्सेप्ट के स्तर पर देखा जाए तो योग दिया है 7200। अब आपसे ए का पूछा चाहे तीनों का पूछे तो आप सोचते हो कोई हिसाब तो दो भाई। अगर आपको अभी हम 72,000 रुपए दे दे, 2 लोगों में बांटना हो तो आप कैसे बांटेंगे? नहीं बांट पाएंगे जब तक हमें हिसाब नहीं बताएंगे। तो यहां हिसाब देना है कि उसको, तो वो अनुपात में दे दे। तो अनुपात में अगर वो हिसाब दे तो दिख तो नहीं रहा कहीं। तो इसमें भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से उसने दिया है। उसने कहा जो खर्च है 80%, खर्च करता एक करता 80%, एक करता 85% और एक करता है 75%। बोलो, एक करता 75%। अब इसमें चूंकि बचत का अनुपात दिया तो इसके अकॉर्डिंग सोचे तो आप थोड़े दिन बाद इतना ही लिख के वो हो जाएगा, आप सीधे समझोगे। आप इसको भी नहीं लिखते, आप सोचते अगर खर्च है 80 तो बचत हुई 20% और इसमें बचत हुई 15% और इसमें बचत हुई 25%। अब बचत जो 20% इसमें आ रही उसका मान है 8। अब अगर 20% का मान 8 है तो 100%, क्योंकि आय कितनी होगी 100%। चलिए इसमें भी लिखते हैं पूरा। तो इतना खर्च है तो बचत हुई इसमें 20%, इसमें बचत हुई 15%, क्योंकि टोटल होता 100%। भाई जो भी आदमी कमाता है उसका 100% है। अब उसमें इतना खर्च किया, इतना 2 में बांट दिया। तो इसके अनुसार आय अगर देखी जाए तो आय वास्तव में होती 100% और 100% और 100%। अगले सवाल में ये सब थोड़ा शार्ट कर देंगे। अब एक बात समझिए, हमको बचत का अनुपात दिया है 8:9:20। अब सोचिए जिसके 20% की वैल्यू 8 है, उसका 100% कितना होगा? तो 20 500, यानी कि 20% 5 बार। तो 8 8 5 बार, तो 8 5 40। तो जिसका 20% 8 है उसका 100% है 40। अब 15% की वैल्यू 9 है तो 100%। हो सकता कुछ बच्चों को ये कठिन लग रहा हो, कुछ भी कठिन नहीं, एडजस्ट कीजिए। अब सोचिए 15% की वैल्यू अगर 9 है तो 5% की वैल्यू 3 पड़ी कि नहीं पड़ी? भाई कैसे? 15% को 3 जगह बांटो, 5%, 5%, 5%। 9 को 3 जगह बढ़ सकता है, 3 3 3, यानी कि बात निकल के आई कि 5% की वैल्यू 3 है, यानी कि 10% की वैल्यू 6 है। अब 10% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू 60 है। इसी प्रकार से अगर 25% की वैल्यू 20 है तो 25% 100 में कितनी बार होता है? 4 बार। तो 20 चक्कू 80, तो ये 80 हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आय जो है 40 और 60 और 80, ये क्या है? आय। ये चूंकि एक अनुपात से निकला है तो ये भी एक हिसाब ही, ये भी एक अनुपात है। तो आप आय का अनुपात निकाल चुके हो, बात आप समझ चुके हैं। और हमको आय ही पता है, आय का अनुपात पता हो तो हम बंटवारा कर देंगे। तो आय का अनुपात क्या आया? आय का अनुपात है, अब इसको सरल कर लो, 20 दूनी 20 तिया 20 चक्कू, तो आय का अनुपात आया 2:3:4। अब तो आप बांटना जानते हो। वहां टोटल दिया है 72,000, यहां टोटल कितना है? 9। अब 9 का मतलब है 72,000। बात को सोचिएगा, 9 का मतलब है 72,000, यानी कि 9 8 72। 1 यूनिट का मतलब 8,000 कह लो, चाहे 8,000 गुने का मामला कह लो। उसने क्या पूछा? ए का वेतन कितने रुपए है, यही तो पूछा। ए कितना है? 2। अब 1 यूनिट मतलब अगर 8,000 तो 2 का मतलब 16,000। क्वेश्चन आपका लग गया। आप ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हो। एक दिन जरूर ऐसी आप में सामर्थ्य आएगी कि आप ऐसा लिख सकेंगे, लेकिन आप इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करो। आप समझते चलो। आपका मेन टारगेट है कि आप गणित को समझें। सब चीजें अपने आप हो जाती, शार्ट करना नहीं होता, हो जाता है शार्ट। अगला क्वेश्चन तो ये हो गया।
अगले क्वेश्चन में थोड़ा हम शॉर्ट में बताएंगे। ए, बी तथा सी की मजदूरी की टोटल राशि 333 रुपए है। 3 लोगों की टोटल मिला के दिया 333 रुपए है। अब इसमें पूछा है उनकी मजदूरी अलग अलग बताओ। तो आप सोचो, एक सामान्य सा गणित का सिद्धांत है कि अगर आपको 333 रुपए दे दें, कहें 3 लोगों में बांट लो, कैसे बांटोगे? जब तक आपको हिसाब नहीं बताया जाएगा तब तक आप नहीं बांट पाओगे। जब तक आपको पैमाना नहीं दिया जाएगा तब तक आप नहीं बांट पाओगे। जब तक आपको एक मानक नहीं बताया जाएगा, भाई आप इस हिसाब इससे ले लो, तब तक नहीं बांट पाओगे। तो अनुपात दिया हो, यानी कि यहाँ अनुपात चल रहा है तो अनुपात दिया हो, अनुपात का मतलब मानक है, पैमाना है, एक हिसाब है, तो वो हिसाब पता होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आया कि ये अनुपात इसमें पता होता तो हम बांट देते, लेकिन अनुपात तो डायरेक्ट उसने नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दिया। उसने कहा आप 80% खर्च करता है, 85% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। अब बचत जो होती है 769 की होती है। अब 80% खर्च अगर कर देता है तो बचत हुई 20%, और 20% की वैल्यू है 7। तो आप सोचो आय तो होती 100%, अब 20 की वैल्यू है 20% की वैल्यू है 7, तो 100% की वैल्यू हुई 35। डायरेक्ट लिखेंगे। दूसरा, आपका दूसरे में 15% बचत हुई है, 15% की वैल्यू 6 है, तो 5% की वैल्यू 2 है। अब क्यों 5% निकालना है? क्योंकि उससे 10 पर हम पहुंच जाएंगे। और 15% की वैल्यू अगर 6 है तो 5 निकालना बड़ा आसान है। 15 के 5 मतलब 3 बार किया तो 5%, 6 में 2 2 2 3 बार हो गए, तो मतलब दिखता है 5% की वैल्यू 2 है। और अगर 5% की वैल्यू है 2, तो 10% की वैल्यू है 4, तो 100% की वैल्यू है 40। ये हो गया। और फिर 25%, अब उसमें 75 खर्च करता है तो 25 बचता है। 25% की वैल्यू यहाँ 9 है। अब अगर 25% की वैल्यू 9 होगी तो 100%, हम तो आय निकाल रहे हैं ना, आय तो 100% है। अब अगर 25% की वैल्यू 9 है तो 100% होगा 36। तो ये आपका हो गया। बात समझ रहे? अब कुछ सरल तो हो नहीं रहा, ये सीधे आय का अनुपात। मैं बताता था ना कि एक लाइन में लग जाएगा सवाल। अनुपात आपका सीधे दिया, देखने की क्षमता आप में हो, और वो एक दिन में मेरे दोस्तों नहीं आती। वो एक दिन में क्षमता नहीं आएगी आप में, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए ये सिस्टम कठिन है, ये सिस्टम बड़ा आसान है, लेकिन आपको इसलिए बड़े धैर्य से समझना है क्योंकि आज तक आपको ये रास्ते बताए नहीं गए या किसी ने सोचा ही नहीं। तो आपको बड़े आराम से चलना है, बड़ी मस्ती से चलना है, लेकिन एक समर्पण के साथ, गंभीरता के साथ। देखिए, आप जब भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, आप खूब पढ़ाई करिए, फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन तो उस समय होनी चाहिए जब आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें। इसके लिए कभी टेंशन नहीं करनी चाहिए मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आती चीजें जब आप उसको सिस्टमैटिक ढंग से प्रयास नहीं करते हो। अगर कोई बच्चा कहता मुझे गणित नहीं आती है, या अगर कोई बच्चा कहता मेरी स्पीड कम है, मुझे उस स्तर की नहीं आती कि मौखिक लग जाए, तो आपके कहीं ना कहीं सीखने के प्रोसेस में कमी रह गई है। आपको वो चीजें बताई नहीं गई हैं। वो कोई जरूरी नहीं आपकी व्यक्तिगत कमी हो, वो सब ऐसा माहौल चल रहा है कि वो आपको बड़ा जटिल तरीके से बताया गया हो। तो आपको बिल्कुल निराश कभी नहीं होना है। जब भी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और एक रणनीति के साथ आगे बढ़ें, और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। वास्तव में आप सब में बहुत प्रतिभा है, उसको बस एक सही रास्ता मिल जाए, बस। तो मैंने कहा था, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इनकी आय का अनुपात, और आय का अनुपात दिया है तो इसमें तो टोटल दिया रुपया, तो इस स्तर पर टोटल कितना हुआ? तो ये 40 और 30 30 60 हो गया 111। अब जोड़ने का आप ऐसे ही जोड़ेंगे, मैं तो ऐसे जोड़ता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता। 40 30 30 60 40 100 दिखता है, 11 111। अब यहां 333 है टोटल, जो मानक के स्तर पर आपका 111 आया है, वास्तव में 333 है। मामला है 3 गुने का, और मामला 3 गुने का है तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी कितनी होगी आप समझ गए। मामला जो भी मानक के स्तर पर वो सब 3 गुना है, तो इसकी मजदूरी होगी 105, इसकी मजदूरी होगी 120, इसकी मजदूरी होगी 30 3 90, 6 3 18 108। ये आपका उत्तर। इतने में लगेगा इतना बड़ा सवाल, और इसके लिए पता नहीं लोग कितना क्या क्या यूज करते हैं, कुछ नहीं। आपको आगे ऐसे ऐसे सवाल बताऊंगा जो आप उन सवालों को इतनी आसानी से लगा देंगे, और उसके लिए लोग बहुत से सूत्र, बहुत से उच्च स्तर के सूत्र यूज करते हैं, इंटर तक की मैथ लगा देते हैं।
लेकिन आप उन्हें मौखिक लगा सकते हैं, बस आप उसको अच्छे से, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर कुछ नहीं हो। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कॉन्सेप्ट आपको जो कॉन्सेप्ट ठीक से बताया ही नहीं गया, वहां तक वो खुद टीचर नहीं पहुंचते हैं। और इसीलिए मेरी कभी कभी क्लास बच्चों को अटपटी लगती है, एक ही बात बार बार मैं बताया करता हूं, क्योंकि उतना ही है मैथ में। अगर इस रेशियो के चैप्टर में पूछा जाए तो इस रेशियो के चैप्टर का सिर्फ अपना इतना है कि ए और बी के धन में अनुपात 2:5 है, तो इसका मतलब एक हिसाब दिया, एक मानक दिया, एक पैमाना दिया है कि ये इतना है। अब संभावनाएं तो अनंत है, इसी को तो मानक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसीलिए मानक के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मैथ का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इसी पर पूरा चैप्टर लगेगा और धीरे धीरे पूरी मैथ लगेगी। समझ तो इतनी होनी चाहिए। अब इसका मतलब जब आपकी फीलिंग आएगी, हाँ ये तो अनंत संभावना है, 2 5 भी हो सकता है, 4 10 भी हो सकता है, 6 15 भी हो सकता है, 20 50 भी हो सकता है, तब आप इनको अच्छे से समझेंगे। और बार बार वीडियो देखते रहिए, बार बार क्लास कीजिए, आपको हर बार कुछ ना कुछ उसमें समझने को मिलेगा और गहराई में आप चलते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे वेतन का 75%, अब ये दोनों 75% खर्च, 2 बार नहीं दिया, मतलब इस भाषा का यही मतलब है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। मतलब इसमें भी योग दिया है, आपको अनुपात आय का पता चल जाए तो आप उनका वेतन बता दोगे। तो अब इसमें भी है 25% खर्च करता है एक, और दूसरा भी 25% खर्च 75% खर्च करता, 75% खर्च करता। चलिए लिख देते हैं समझाने के लिए। अब दोनों खर्च करते हैं 75% एंड 75%, तो आप सोचिए कि बचत कितनी है, बचत है 25% एंड 25%। अब आप सोचिए, वो तो बचत अनुपात में दिया है 14:11 है। अब 25% की वैल्यू 14 है, 25% की वैल्यू 11 है, उसका अलग 100%, उसका अलग 100, बहुत कुछ समझना है। इसकी संपूर्ण कुछ आय है, वो अपने में 100% है, और इसकी संपूर्ण कुछ आय है, ये अपने में 100% है। अब इसका 25% है 14, तो 100% हुआ 14 चक्कू 56। अब इसका 25% है 11, तो 100% हुआ 44। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आय जो है 56:44 के अनुपात में है। और ये आप चीज मौखिक कर सकते थे भाई, दिखता है 25% बचत होती है और 25% की वैल्यू 14 है, तो 100% की वैल्यू 56 हुई। और उसमें 25% बचत होती, 25% की वैल्यू 11 है, तो 100% की वैल्यू 44 हुई। ये अनुपात है। अब क्या कहा, अब कहा उनका वेतन तो है कितना, 25,000 रुपए दोनों का मिला के। अब यहां दोनों का मिला के सोचो कितना होता है, तो 50 44 कितना होगा, 44, हाँ 44, तो ये हो गया 60 100, 56 बेशक 100, यहां हुआ 100, 14 चक्कू 56, 14 14 28, 28 दूना 56 और 11 चक्कू 44, तो इतना। अब इसने कहा यहां टोटल 100, लेकिन वहां टोटल कितना 2500। बात को समझिएगा। तो इससे अगर तुलना करेंगे तो 25,000 है शायद, 25,000, तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मामला आएगा 250 गुने का। यह मामला निकल के आएगा 1 यूनिट बराबर 250। जो भी समझे 250 गुना समझ सकते हैं, 1 यूनिट का मतलब समझ। तो उनके वेतन का पता लगाइए, तो ये वेतन कितना होगा। अब इसको कितना 250 गुना कर देना है, 250 गुना कर देना। अब इसको भी मौखिक आपको करना है। यहां से आप देखो इसमें क्या दिखता है, 14 दूनी 8 है, 14 चक्कू 56, ये 14 और 4 दिखता है। हम देख क्यों रहे 14 और 4 के, आप बेशक गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन मौखिक देखना है तो इसको आप देखोगे 14 और 4 के रूप में, और इस 4 की गुणा करा दोगे 1000 हो जाएगा, और इसका 14 मतलब आएगा 14,000। बात समझ गया। इसको देखोगे 11 और 4 के रूप में, 250 गुना करना है तो 250 की आपके 4 से गुणा 1000 आ जाएगी, और क्या 11 तो 11,000 आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। तो ये भी चीजें साथ साथ में सीखते रहिए। 14,000 एंड 11,000, बी वाला ऑप्शन सही है। बात समझ गए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपने इन तीनों सवालों में समझा कि डायरेक्ट हम अनुपात उनकी आय का निकाल लेते हैं। अगर अनुपात दिया है तो उनकी आय को बांटना मुश्किल नहीं है, अलग अलग बताना मुश्किल नहीं है। ए बी तथा सी 4200 रुपए की धनराशि को क्रमशः इतने इतने अनुपात में बीच में बांटते हैं। यदि 200 रुपए की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ी जाए तो उनके भागों की राशि क्रमशः नया अनुपात बताइए। तो जब आप मैथ सीख जाएंगे तो हर जगह आप रास्ते निकाल लेंगे और ये
क्षमता धीरे धीरे आएगी। अभी तो आप उस टाइप के सवाल ज़्यादा लगा पाएंगे जो आपको लगवा चुके होंगे सामान्य तरीके से, लेकिन आप उसी को लगाइए, धीरे धीरे आपकी समझ बनने लगेगी। तो इसमें कहा ABC 4200 रुपये की धनराशि क्रमशः 7:8, 8:6 के अनुपात में बीच बांटते हैं। तो इसमें तो अनुपात दिया 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। अब कहा यदि प्रत्येक को 200 रुपए की राशि और हिस्से में जोड़ दी जाए तो नया अनुपात बताइए। तो आप जरा सोचो कि यहां ये अनुपात है तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 7, 8, 15, 21। यहां टोटल 21 मानक के स्तर पर और वास्तव में टोटल कितना 4200। नहीं तो मामला कितने गुने का, 21 दूनी 42। एक यूनिट का मतलब है 200 या 200 गुने का मामला। अब यहां ये कहो तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक यूनिट का मतलब है 200। अब सोचिए वो आपसे 200 रुपए ही क्यों बढ़वा रहा है। सोचने लायक बात है। सब में 200 रुपए बढ़ाए जाएं तो आप ऐसे 200 थोड़ा हो, तो आपको बहुत पहले बता चुके कि आप इसमें एक वास्तविक राशि नहीं जोड़ सकते। तो उसने कहा प्रत्येक में 200 बढ़ा दिया जाए। तो वास्तविक स्तर पर तो प्रत्येक में 200 बढ़ाएगा, लेकिन 200 का इस स्तर पर मतलब 1 है। इस स्तर पर मतलब 1 है, अर्थात वो कह रहा है प्रत्येक में 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए। तो इसमें 1 बढ़ाओ तो 8, इसमें 1 बढ़ाओ तो 9, इसमें 1 बढ़ाओ तो 7। यही आपका उत्तर है 8, 9, 7। बात समझ गए? क्योंकि आपको यहां पता हो गया कि मानक के स्तर पर जो चीज है उसके 1 का मतलब है 200। अब इसीलिए आपसे 200 बढ़वाया उसे। आपसे वो 400 बढ़वा देता तो 2 सब में बढ़ा देते। अगर वो आपसे 600 बढ़वा देता तो 3 बढ़ा देते। तो आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं और समझते हैं। और एक बार में नहीं, 2 बार में। हम कहते हैं आपको ये सेक्शन पूरा एक बार देखिए, जैसे 6-7 वीडियो आपने देख लिए एक हफ्ते में, फिर उन सबको एक साथ देखिए। 100% आपकी एक सोच बनेगी। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 बांटे गए। उनके भागों में क्रमशः यदि 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर अनुपात इतना हो जाता है तो मोहन को कितने रुपए मिले। मतलब टोटल रुपए जो बांटे गए हैं वो 1228 है। बात को समझो। और ये जो 3 लोग हैं राम, श्याम, मोहन, उनको मिले किस अनुपात में है? 1:2:3। लेकिन आपने जब सवाल पढ़ा तो आपने देखा कि इतने रुपए को सीधे इसमें नहीं बांटा गया। ये अनुपात 1228 जो है उसको इस अनुपात में नहीं बांटा गया है। ये अनुपात डायरेक्ट बांटने से नहीं आया है। ये अनुपात उस स्थिति में आया है जब A से 4 रुपए ले लिए गए, B से 8 रुपए ले लिए गए और C से 16 रुपए ले लिए गए, उसके बाद का ये अनुपात है। अगर ये रुपए नहीं लिए गए होते, कहता है इसको इस अनुपात में बांटा, तो आप बड़े आसानी से निकाल देते। लेकिन इसको बांटने का ये अनुपात नहीं है। ये आप बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यह अनुपात उस समय आता है जब A से ले लिए जाते हैं रुपए। राम, श्याम, मोहन है, राम, श्याम एंड मोहन। जब राम से ले लिए गए 4 रुपए और सोहन से ले लिए गए, श्याम से ले लिए गए 8 रुपए और मोहन से ले लिए गए 100, उसके बाद ये अनुपात आया है। बात को समझ गया? तो एक बात बताओ, जब राम से 4 रुपए ले लिए गए और मोहन से, सोहन से या श्याम से 8 रुपए ले लिए गए और मोहन से 16 रुपए ले लिए गए, तो वास्तव में देखा जाए तो 28 रुपए तो ले लिए गए। बात समझो जरा। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि 1228 बांटे पहले, लेकिन फिर उसमें 28 अगर इतने इकट्ठा कर लिए तो वास्तव में 1200 रुपए बटे हैं इस अनुपात में। ये बात आई कि नहीं आई? भाई इतना रुपए बांटा तो पहले, लेकिन 1 से 4 ले लिए, 1 से 8 ले लिए, 1 से 16 ले लिए, तो 28 रुपए तो कहीं ना कहीं वापस एक जगह इकट्ठा हो गए। तो अब जो है अच्छा, उसके बाद अनुपात भी आ जाता है। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि इसके कहने का मतलब है 1200 रुपए, क्योंकि 28 रुपए अभी नहीं बंटवारा, समझ ले, ऐसा समझ सकते हैं, नहीं हुआ बंटवारा। तो 28 रुपए अभी नहीं बंटवारा हुआ, तो 1200 का बंटवारा हुआ और अनुपात आया ये आपके लिए मुश्किल बात नहीं है कि इस अनुपात में आप बांट सकते हो 1200 रुपए को।
बात समझ रहे हैं। तो मोहन को कितने रुपए मिले, तो अब आप सोचो यहाँ टोटल कितना है, टोटल है 6। हम टोटल क्यों निकाल रहे हैं, आप जानते हैं, समकक्ष से तुलना करते हैं, और 1200 रुपये बटा है। तो यहां चूंकि योग दिया था 1200 रुपये, तो हम यहां भी योग निकालते हैं, समकक्ष से तुलना करते हैं, 6 दूनी 12, 200 गुने का मामला है। यानी कि इसको जो राम को मिले वो 200 मिले, जो इसको मिले वो 400 मिले, और इसको मिले वो 600 मिले। बात समझ रहे हैं। राम को 200, श्याम को 400, मोहन को 600 ये मिले। लेकिन वास्तव में तो उस हिसाब से बांटना है। यदि ले लिए जाए, उसने कहा था उनके भागों से इतने रुपए देने पर अनुपात इतना रह जाता है, लेकिन बांटा तो उस अनुपात में गया था कि इसको 4 मिले थे, इसको 8 और मिले थे, इसको 16, वो ले लिए गए अलग बात है, लेकिन बटा तो इस, यानी कि इसके हिस्से में जो आपके यहाँ 28 ले लिए गए थे रुपए, तो अब बांट दीजिए ना, इसको 4 जो जमा कर लिए थे तो 4 दे दीजिए, तो 204 हो गए। इससे 8 जमा किए थे तो 408 हो गए, इससे कितना जमा किया था 16, तो 616 हो गए। बात आपकी समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं है। अगर आप में देखने की क्षमता आ जाए, 4, 8, 16 रुपये घटा देने पर अनुपात, मतलब ये अगर 28 रुपये ना बांटे जाए पहले और बाद में उतने रुपए उसी हिसाब से दे दिए जाएं, तो ये बंटवारा हो सकता है। बात समझ गए। 1200 रुपये को बांटना था इस अनुपात में, और बांट दिया, फिर उसी हिसाब से रुपए दिलवा दिया जिस हिसाब से बांटे गए थे। बात समझ गए होंगे। एक सवाल और समझ लीजिए। 2030 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि इतने इतने रुपए घटा देने पर इतने इतने का अनुपात आए। अब बात समझो, एबीसी में ऐसे बांटे गए कि ए से 15 रुपए और उससे 10 रुपए 5 रुपए घटा दिए जाए, यानी कि 15 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, यानी कि 30 रुपए समझ लो बांटे ही नहीं गए। तो अनुपात कितना आया, 8:7:5। एबीसी हैं, बटा तो कुछ और है, बटा तो कुछ और हिसाब से है, लेकिन अगर इससे 5 रुपए ले लिए जाएं, नहीं 15, इससे 10, इससे 5, तो 30 रुपए तो समझ लो निकल गए पहले। तो बाकी जो बचा वो इस अनुपात में, तो 30 रुपए समझ लो बटे ही नहीं। बटे कितने, 2030 में 30 रुपए बटे ही नहीं, तो बटे 2000 रुपए, यानी कि 2000 रुपए को बांटना है किस अनुपात में, इस अनुपात में। तो आप बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। यहां कितना, 8, 7, 15, 20 हुआ, यहां 20 हुआ, यहां कितना हुआ, 2000 हुआ। बात समझो आप। तो 20 या कम 20 डबल 0, 100 गुने का मामला है। तो इसमें कितना आया 800, इसमें कितना आया 700, इसमें कितना आया, इसमें आया 500। 8, 7, 15 हो गए 2000। अब उसको बांटना तो भाई उस हिसाब से, तो ए को 15 रुपए और दिलवा दो तो 815, इसको 10 और दिलवा दो तो 710, और उसको कितना 5 और दिलवा दो, जो 5 निकाल दिए थे, तो 505। तो ये आपका उत्तर है। बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, और आपके बाद जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि मैं जितना बोलता हूं इतना आसान है, आपको लगेगा इससे भी आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसकी भाषा मेन है वो समझ में आ जानी चाहिए। वो कहता है कि इतने इतने रुपए वापस कर देने पर या कहीं दूसरी जगह रख देने पर, निकाल देने पर इतना अनुपात हो जाए, तो आप समझो कि 2000 ही रुपए बटा इस अनुपात में। और जब अनुपात दिया होता तो बांटना तो बड़ा आसान होता आपके लिए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे मैं, चूंकि आप बच्चे हैं, मैं आपको हर कोशिश करता हूं आगे बढ़ाने के लिए। मैं हर प्रयास अपना करता, आपकी सोच समझ आगे बढ़े, आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो, मैं ऐसा प्रयास करता हूं। और गणित, मुझे लगता है गणित एक माध्यम है। अगर मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूं तो एक माध्यम है आपकी सोच को विकसित करने का, और गणित इस मामले में थोड़ा ज़्यादा समृद्ध है। वैसे हर विषय का अपना महत्व है, लेकिन गणित तो बिल्कुल दिमाग का ही वो है। तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मनोवृत्ति, अपनी सोच चेंज करनी होगी। अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि 2 दिन में मैथ आपको आ जाएगी, तो नहीं आने वाली। आप अगर सोच रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से बहुत से बच्चे मेरे अच्छे बच्चे होते हैं, वो बच्चे इन सब जटिलताओं में पढ़ के शॉर्ट ट्रिक से कैसे भी सीख लेते, बेशक उनमें प्रतिभा होती है,
लेकिन उनका रास्ता गलत हो जाता है। तो उनको जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए था वहां वो नहीं पहुंच पाते जिसके योग्य होते हैं। तो आप जिस स्तर पर भी हैं, अगर आप मैथ सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, जिस स्तर पर भी हैं, तो आप 100% ये बात समझ लीजिए कि मैथ सीखने का यही तरीका है। और 100% अगर आप अनुसरण करते हैं, 6 मंथ अगर इस पर अच्छे से मेहनत कर लें पूरी मैथ पर, तो आपका सबसे आसान विषय हो जाएगा। और 15-20 दिन में तो आपका मैं दृष्टिकोण चेंज ही कर दूंगा। अगर लगातार आप 15 वीडियो देख लो तो आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा कि हाँ, मैथ को ऐसे देखा जाता है। तो इसलिए आप सब बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ें। जीवन में कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, कुछ सोच बनानी है, तो आप बहुत आगे बढ़े। मैं आप सबके लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है कि जो गणित की आज तक की सरलतम समझ है, सरलतम और श्रेष्ठतम समझ है, वो आप सबके बीच में जाए। आप लोग इसे और आगे फैलाएंगे और ये धीरे धीरे माहौल को बदल देगी गणित की। तो ये आप ज़रूर ऐसा आप स्वयं लाभ लीजिए और बहुत से बच्चों को, इन वीडियोस को, आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये काम आपको ही करना है। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम आपको ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बारे में समझाओ। और जब भी किसी को बोलो तो बोल दो कि 1, 2, 4 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस दिन आपके अंदर इसकी समझ आ गई, उस दिन आप समझ लो मैथ कुछ नहीं है, पूरी मैथ एक जैसी दिखेगी। ये 100% क्लियर है। तो आप सब अपना कर्तव्य निभाते रहें। मैं 99% मेहनत कर रहा हूँ, आप 1% कीजिए कि इसको आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके वही बेहतर है और एक अच्छा माहौल बनेगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।